प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी, जो आपका 2025 का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके जितने टॉपिक हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, वो सभी के सभी प्रश्न इसमें शामिल होंगे। जो टॉपिक्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना वगैरह आपको नहीं है। देखिए, ये जो हमारा चैनल है एजी एजुकेशन जोन, इसमें आपको जो भी चीज़ें दी जाएंगी एकदम फैक्ट दी जाएंगी। इससे ऊपर नीचे अगल बगल कहीं कुछ नहीं। इसमें जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वो आपको एकदम तैयार कर लेना है, क्योंकि इसी से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा यदि आप कुछ नहीं देखते हैं तो इससे भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज का ये टॉपिक आपके लिए एक बार में ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मतलब इसमें प्रश्न आते कहाँ से हैं और बनते कहाँ से हैं। केवल इन्हें ही देख लेना है, इसके बाद फिर कुछ देखना नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइएगा, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब देखिए आगे जो इसमें खंड क में आता है, खंड क में जो हिंदी का आपका प्रश्न आता है वो महत्वपूर्ण पद गद्यांश से आता है, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी इन्हीं से होंगे, जो भी आज हम बताएंगे। सारी चीज़ें आपको इन्हीं से मिलेंगी, अलग से कुछ पढ़ना वगैरह नहीं है। यदि आप इन्हें केवल ध्यान देते हैं तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा। देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश में यदि आपको कहा जाए तो गद्यांश ये 3 लेसन से ही उठाता है मुख्य रूप से। इन 3 लेसन के बाहर आपको उठाता नहीं है। चाहे वो राष्ट्र का स्वरूप हो, चाहे अशोक के फूल हो, या भाषा और आधुनिकता हो, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए तो ये 2 हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न इससे भी बन जाते हैं, भाषा और आधुनिकता से, तो इसलिए ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपके जो हैं इससे भी प्रश्न उठ जाते हैं। ये राष्ट्र का स्वरूप जो हुआ, ये मैंने कहा कि जैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इम्पोर्टेंट कहिए। कभी ऐसा होता है कि प्रश्न इससे बन जाते हैं, इससे भी, तो इसलिए आपको ये तीनों लेसन दिया जा रहा है, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न कहीं इधर उधर से न जाए। तो गद्यांश जो उठाएगा आपका, गद्यांश का मतलब आप जानते हैं, एक कहानी का एक टुकड़ा, एक अंश, ठीक ना। तो उससे आपके प्रश्न बनते हैं, अंडरलाइन पे प्रश्न बनते हैं, यानी जो आपको रेखांकित प्रश्न उसी में दिया रहता है गद्यांश से ही। और कुछ उसके जो प्रश्न और होंगे उससे संदर्भ व्याख्या से। तो इस तरीके आपके प्रश्न बनते हैं। अगला जो है महत्वपूर्ण पद्यांश से आपके प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जो पवन दूतिका है, और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गीत जो है, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं, कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार की बातें होती हैं, तो इसलिए आपको ये तीनों के तीनों लेसन तैयार जरूर करने हैं। क्योंकि अगर अथवा में भी आपका आए तो इसमें से तो जरूर मिलेगा, लेकिन इससे बाहर जाएगा नहीं। एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि ये जो गीत है, ये महादेवी वर्मा वाला जो गीत है, उससे आपके प्रश्न बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी नहीं। 2 गीत दिया होगा आपको। तो अब देखिए अगला जो है आपका लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय यदि आपको याद करना है तो आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ना है। ये दोनों ही अपने में वेरी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक ना। इससे बाहर आपको कहीं देखने को कुछ नहीं मिलेगा जो लेखक का जीवन परिचय है। और अगर कवि के जीवन परिचय में देखा जाए तो कवि के जीवन परिचय में आपको महादेवी वर्मा का मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होते हैं। और इसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद जो होते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ही होंगे। इन दोनों लोगों का निश्चित रूप से आता ही है, इससे इधर उधर जाने वाला नहीं है। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना दावा है। आगे जो आप देख रहे हैं पंचलाइट की कहानी, तो पंचलाइट की कहानी जो है उससे आप याद कर लीजिएगा बहादुर की कहानी। ये 2 आप यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपको उद्देश्य पूछता है, सारांश पूछता है। इसमें भी आपको उद्देश्य और सारांश पूछेगा इस कहानी का, तो कि उद्देश्य क्या है इस कहानी का, मतलब इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, और इसका सारांश जो है वो आपको पूछेगा। तो इस तरीके से आप इन्हें जरूर तैयार कीजिएगा, पंचलाइट और बहादुर, ये जो आपका जो प्रश्न है इसे जरूर तैयार कीजिएगा। अगला है खंड काव्य।
खंड काव्य में ये आप अपने अनुसार निश्चित करेंगे, जो जिलानुसार होता है, जिलानुसार आप इसे निश्चित करेंगे कि आपके जिले के अनुसार ये कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। ये आप जरूर देख लीजिएगा अपने जिले के अनुसार कि हमें कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। ये आपको एक खंड काव्य आपको तैयार करना है। इस खंड काव्य में आपको पूछता क्या है इसके बारे में समझ जाइए। इसमें जो खंड काव्य आपके जिले अनुसार होगा, उसमें से जो आपका पात्र होता है, मुख्य पात्र यानी मेन हीरो उसमें का, जिसके बारे में उसमें कहानी कही गई होती है, तो उसका चरित्र चित्रण पूछता है, चरित्र चित्रण पूछता है, ठीक है ना, चरित्र चित्रण पूछता है उसका। और एक बात और कि इसमें सर्ग मतलब कई खंड में ये कहानियाँ होती हैं, तो प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ऐसे ऐसे आपको सीक्वेंस बना लेना है कि किस सर्ग में कौन सी कहानी है, इसके बाद क्या किस टुकड़े में कौन सी कहानी है, किस सर्ग में। तो सर्ग पूछता है कि प्रथम सर्ग में, पंचम सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में, ये चौथे सर्ग में, तीसरे सर्ग में, ऐसे सर्ग वाइज आपको कहानी पूछता है कि किस सर्ग में क्या कहानी है, इसके बारे में सर्ग में कहानी आपको पूछता है। ये आपको यानी दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक सर्ग में कि प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, हर सर्ग की याद करिए, पता नहीं कौन सा सर्ग आपको मिल जाए। तो इस तरीके से ये कहानी आपको याद कर लेना है सर्ग वाइज, और पात्र का चरित्र चित्रण यानी उसमें जो हीरो है आपका, उसके बारे में आपको बताना है। इसमें ये जो खंड ख है, खंड ख में आप देखिए, खंड ख में आपका होता है कि संस्कृत का गद्यांश। तो संस्कृत के गद्यांश आपके संस्कृत भाषाया महत्वम इससे आता है, और महामना मालवीय से। ये दो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाहर आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं में से आपका गद्य उठाएगा, और जो पद्य उठाएगा वो आपको इसमें, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो संस्कृत भाषा में उठाएगा कोई टुकड़ा, कोई कहानी का टुकड़ा संस्कृत भाषा में उठाएगा, उसमें आपको संदर्भ लिखना रहता है, और संदर्भ के बाद उसका हिंदी में अर्थ लिखना रहता है कि उस संस्कृत का अर्थ क्या है उस कहानी का, टुकड़े का। अब देखिए, संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश यानी श्लोक वगैरह दे देगा, तो उसका आपको अर्थ बताना रहता है। इसमें भी आपको ये सुभाषित रत्नानी जो है और जातक कथा, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो कि आपके इसमें से क्या बनेगा, इसमें से भी वही बनेगा कि संदर्भ लिखना है, और संदर्भ के बाद फिर अर्थ, यानी उस श्लोक का या पद्यांश का, उसका जो कविता है उसका क्या है यानी अर्थ, वो आपको लिखना रहेगा, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसके बाहर आपको इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा इफोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दाएं बाएं सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये इससे आपका काम बन जाएगा। आगे देखिए, ये है आपका महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सब कुछ आपको जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ महत्वपूर्ण याद कर लीजिएगा। अपठित गद्यांश आपको देगा ही, वो तो आपको कहीं से याद करने की आवश्यकता नहीं है, कौन सा देगा, उसमें जो भी आपको पूछेगा वो आपको उत्तर देना है, इससे प्रश्न बनते हैं। और शुभ शब्द युग्म आपको पूछता है, और अर्थ युग्म पूछता है। मतलब शब्द युग्म यानी कि शब्द दे दिए रहेंगे, और दो दो शब्द, और उसमें आपको दोनों का अर्थ बताना होगा, और एक ही शब्द के दो अर्थ बताने होंगे। इस टाइप की बातें आपको तैयार करनी है। वाक्य को शुद्ध करना, अब कोई गलत वाक्य दिया हुआ है, उसमें से 2-4 वाक्य दे दिए रहेंगे, उसमें से कोई 2 ही करना होता है। जो शुद्ध वाक्य आपका है उसे ही चुन के ऑप्शन में टिक लगाना है। ऐसा भी दे देता है कि जो आपका ऑप्शन में कई प्रकार के वाक्य दिए रहेंगे, उसका देगा इसमें से शुद्ध वाक्य चुन के बताइए या अशुद्ध वाक्य चुन के बताइए, किसमें गलती है, या हो सकता है पूछ दे कि कौन वाक्य सही है, शुद्ध है। तो इस तरीके से इसे आपका प्रश्न बनेगा। रस में अगर बात किया जाए, तो रस में आपका हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ये चारों रस आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। जिसमें से मैं अगर बताऊं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी हास्य रस और करुण रस और आपका वीर रस, ये जरूर तैयार कीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में श्रृंगार रस को डालिएगा।
तो ये चारों यदि आप तैयार कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद फिर तब जाके आप इसे तैयार कीजिएगा। आगे बात किया जाए अगर छंद के बारे में, तो छंद के बारे में बात करेंगे तो कुंडलिया छंद होता है और दोहा छंद, ये दोनों ही आपके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में आएंगे। यानी दोनों ही आपको तैयार करना है, इसमें किसी प्रकार का मैं छूट नहीं दूंगा, क्योंकि दो ही हैं, आपको दोनों में से तैयार करना है। अलंकार की बात किया जाए तो अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, जिसमें मैं कहूँगा कि आप उत्प्रेक्षा अलंकार वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा और उपमा अलंकार को इसके बाद यदि आपको ये तैयार हो जाए तो इसके बाद इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में इसे रखिएगा, लेकिन किसी को छोड़िएगा नहीं। लास्ट तक जाते जाते जो इम्पोर्टेंट वाला है उसे भी आप ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा और इतना बार रिवीजन कर लीजिए कि ये आपको एकदम तैयार हो जाए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना। आगे अगर पत्र लेखन की बात किया जाए तो पत्र लेखन में आपको किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए एक पत्र लिखना है। मतलब आप वहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो आपको आवेदन करना है वहाँ पे पत्र के माध्यम से, ठीक ना, प्रधानाचार्य जी को उस विद्यालय के कि मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, आपके यहाँ अगर रिक्त पद हो तो आप हमें कृपा करें। ठीक, इस प्रकार की बातें आपको लिखनी होंगी। आप जानते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है प्रधानाचार्य को, तो एक तरह से ये प्रार्थना पत्र ही है। तो भर्ती के लिए आवेदन करना है, इसके लिए आपको लिखना होता है। एक ये तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये एम्प्लॉय लोग बाद में ऐसे लिखते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इंटरमीडिएट में ही ऐसा प्रश्न डाला रहता है कि बाद में आपको अगर कहीं रिटन करना रहे तो इससे कोई समस्या न हो, तो आपको लिखने आए। तो ये एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। और इसके बाद एक ये भी होता है कि जैसे आपको बैंक के प्रबंधक जी को एक पत्र लिखना है, उसमें क्या आपको कहना है कि अध्ययन के लिए यानी पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपको कुछ ऋण यानी कि कम ब्याज पर आपको ऋण उपलब्ध करा दें, जिससे कि आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए। इसके लिए आपको बैंक प्रबंधक जी को, बैंक मैनेजर जी को आपको पत्र लिखना है, जिससे कि आप पढ़ाई के लिए क्या लेना चाहते हैं कि हमें थोड़ा कम ब्याज पर ऋण देने की कृपा करें। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही आता है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको दोनों ना मिले तो एक तो ज़रूर आपको मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे आपको तैयार ज़रूर करना है। अगला जो है आपका निबंध लेखन। निबंध लेखन भी एकदम आपको तैयार करना है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ा कीजिए। इन चारों के बारे में आपको एक दिन इसके बारे में, 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 बारी बारी से करके आपको चारों के बारे में बार बार रिपीटेशन करना है। फिर चौथे दिन के बाद 5वें दिन फिर ये हो जाएगा, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, फिर 8 दिन बाद फिर ऐसे, मतलब इतना बार इसको रिवीजन कर जाइए ना, एक राउंड पढ़ दिया कीजिए। तो क्या हो जाएगा कि आपको आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि किसमें क्या है, और थोड़ा सा थिंकिंग कर लिया कीजिए कि इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा है। फिर इसके बाद जब ये पढ़ लीजिए इसके बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा थिंकिंग अगर आप कर लेंगे उसके साथ साथ, तो आपका काम बन जाएगा। ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी और याद रहेगी। तो जो इसमें पर्यावरण और प्रदूषण की बात अगर किया जाए तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, और आतंकवाद भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये आपका इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, अभी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं। और भारत में बेरोजगार की समस्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आपका आएगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन इसे पढ़िए, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, 4 दिन में पूरा होने के बाद आप फिर 5वें दिन इसे फिर पढ़िए। यानी एग्ज़ाम के पहले पहले तक आप एक राउंड बस पढ़ना है आपको और समझते हुए चले जाना है। तो एग्ज़ाम के पहले पहले तक इतना बार ये रिवीजन हो जाएगा कि आपकी कलम उस समय एग्ज़ाम के टाइम में नहीं रुकेगी, ये इतना दावा है। कब, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे यदि आप करेंगे तब चौथे दिन के बाद फिर नंबर आपका आ जाएगा, पहले का, दूसरे का, ऐसे। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा।